तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब वीडियो में। और इस वीडियो में मैं जो फाइनेंस का जो सिलेबस है आरबीआई ग्रेड बी का, जो कि आरबीआई ग्रेड बी की सेकंड फेज़ के थर्ड पेपर होता है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। उसमें जो फाइनेंस एंड मैनेजमेंट दो अलग अलग सब्जेक्ट है। फाइनेंस एंड मैनेजमेंट हम अलग से पढ़ेंगे क्योंकि वो बहुत ईजी है, और अगर आप उसे अच्छे से पढ़ते हैं तो वो एक महीने में आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। और फाइनेंस क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड है और एज़ कम्पेयर टू मैनेजमेंट, तो इसलिए फाइनेंस को मैंने पहले किया है। और एक बात आपको बता दूं कि फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप फेज़ 2 की बात कर लें तो जो तीनों फेजेज़ हैं, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश हो गया, इकोनॉमिक एंड सोशल इशू हो गया, और फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, तो फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा मार्क्स लाते हैं बच्चे, क्योंकि ये बहुत मतलब एज़ कम्पेयर टू इन तीनों से बहुत ज़्यादा इजी होता है। इजी होता नहीं है, लेकिन इन तीनों से थोड़ा इजी होता है, इसलिए इसकी जो हर बार की कट ऑफ है वो मतलब 65 तो प्लस ही रहती है, मतलब ये लगा लो। और ज़्यादा से ज़्यादा 80 से, मतलब अगर आप इसे अच्छे से तैयारी करते हैं तो आप 80 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। तो एक बार मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ फाइनेंस का, जो कि है ये। आपको ये लग ऐसा रहा होगा कि ये बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन आपको बता दूँ ये फाइनेंशियल सिस्टम जो है ये खुद में रेगुलेटर्स ऑफ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत लेंथी चैप्टर है। इज द बैंक ऑफ इंडिया, इट्स फंक्शंस एंड कंडक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज, बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, स्ट्रक्चर एंड कंसर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, SIDBI, ये हर तरह के बैंक, एक्सिम बैंक, नाबार्ड, NHB एसेट्रा, ये सारे जो हैं बैंकिंग सिस्टम में आते हैं। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ इंडिया 2007 एंड 8 जो आया था, वो सब ये। और ये रिसेंट जो सिलेबस लॉन्च किया है आरबीआई ने वो है ये। और उसके बाद थोड़ा सा ये है, और ये जो है यही है पूरा सिलेबस हमारा आरबीआई ग्रेड बी का। और सिलेबस इतना बड़ा है नहीं, बस ये है कि हर चीज़ आपको डेफिनेशन से लेकर हर चीज़ अच्छे से पढ़नी है, जिससे आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आए नहीं और आप अच्छे से तैयारी करें। तो गाइस वीडियो आगे बढ़ाते हैं, और जो इसका फर्स्ट जो टॉपिक है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। और उसमें जो है रेगुलेटर्स ऑफ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जो सबसे पहली बात है वो हम पढ़ेंगे रेगुलेटर्स ऑफ बैंक। तो रेगुलेटर्स ऑफ बैंक को समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जिससे कि हम इस वीडियो को आसानी से स्टार्ट कर पाएँ। और इसके लिए मैंने ये लिया है, और सपोज़ करो कि एक ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेस है, किसका, राम का, जिनके दो बेटे हैं, राहुल और दूसरे बेटे का नाम है शुभम। दोनों अलग अलग सोचते हैं। ये सोचता है, राहुल जो सोचता है वो सोचता है कि हम किसी को भी उधार नहीं देंगे, नो क्रेडिट, ठीक है, जो भी होगा वो कैश में पेमेंट होगा। लेकिन शुभम जो कहता है वो कहता है कि उधार हम देंगे, क्योंकि इससे हमारी जो है जो हमारी जो ग्राहक हैं, जो कस्टमर हैं, वो कम नहीं होंगे। लेकिन इन दोनों की बात से क्या होता है कि क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, तो इससे बिजनेस में जो है कॉन्फ्लिक्ट आता है। तो ये राम जो इनके पिता है, इन्होंने कहा कि अगर ये क्रेडिट नहीं देते हैं, अगर लोगों को नो अगर ये उधार पे सामान नहीं देते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा कि जो कस्टमर होंगे वो लेस हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे, और जो हमारा प्रॉफिट होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। और अगर शुभम की बात मानते हैं तो अगर ये क्रेडिट अलाउड करते हैं तो हो सकता है बैड डेब्ट आ जाए। बैड डेब्ट यानी कि लोग इनका पैसा उधार ले और इनको पैसा वापस ना करें और इनका पैसा लेके भाग जाएं, तो वो भी एक केस है जहाँ पे लॉस हो सकता है। तो इसलिए इन दोनों चीज़ों से बचने के लिए कि हमारा प्रॉफिट भी आता रहे, प्रॉफिट भी हो, और हमारा जो है जो लॉस है वो भी मिनिमाइज हो जाए, ठीक है, मतलब चांसेस ऑफ लॉस के भी कम हो जाए। तो इसके लिए इन्होंने क्या करा कि इन्होंने डिफरेंट रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज़ बनाई, जिसके हिसाब से ये
तय करेंगे कि किसको किस कंडीशन में लोन या लोन नहीं उधार देना है और किसको नहीं देना है। ठीक है, उधार देने की भी कुछ कंडीशन होंगी, कुछ टर्म्स होंगी। मतलब बेसिकली इन्होंने क्या करा, एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई किसको, अपने बिजनेस को रन करने के लिए। तो ये था किस पे, एक छोटे से बिजनेस पे, मतलब एक बिजनेस सिस्टम पर। लेकिन अगर ये इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे भी जो बैंक होती हैं वहाँ से भी तो ऐसा होता है कि कोई लोन ले कोई वापस ना करे, कोई लोन लेके भाग जाए, जिसको ज़रूरत है उसको लोन मिले ही ना, इसको पैसे मिले ही ना, है ना। तो ये इन सब चीज़ों को बचने के लिए जो है रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई। अब इंडिया के हैं 5 सेक्टर, ठीक है, इंडिया के डिफरेंट सेक्टर हैं 5 सेक्टर्स। तो इन पांचों सेक्टर की अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज बनाई गई। पहला जो सेक्टर है, पहले सेक्टर की अगर हम बात करें तो बैंकिंग एंड फाइनेंस, मतलब और बैंकिंग से रिलेटेड सेक्टर, ठीक है। दूसरा था हमारा स्टॉक मार्केट, मतलब जहाँ से भी पैसे आते हैं या जाते हैं वो सब, वो कौन कौन से 5 तरीके थे, ठीक है। तीसरा था इंश्योरेंस, कोई इंश्योरेंस करता है तो उसको याद, पहले वो इंश्योरेंस जमा करता है मतलब पैसे देता है, फिर जब इंश्योरेंस पॉलिसी पूरी हो जाती है तो उसे पैसे मिलते हैं, ये भी फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर आता है। दूसरा होता है पेंशन, पेंशन का भी सेम सिस्टम है। पहले आप पेंशन की अमाउंट भरते हैं, ठीक है, पीएफ होता है जो, वो आप भरते हैं और उसके बाद जब वो एक पूरा हो जाता है, जो मतलब जो टाइम पीरियड है तो वो कंप्लीट हो जाता है तो आपको पैसे मिलते हैं। दूसरा होता है कमोडिटी मार्केट, ठीक, ये क्या होते हैं, जो छोटे मोटे बैंक मिलके, जो मतलब लोग मिलके ऐसे नहीं बनाते जैसे कमेटी टाइप की कि पहले लोग पैसे जमा करेंगे फिर जिसको चाहिए होगा वो अपना ले लेंगे, तो वही होता है कमोडिटी मार्केट। तो रेगुलेशन ऑफ बैंक, ठीक है, रेगुलेटर्स ऑफ बैंक पढ़ लेते हैं अच्छे से। रेगुलेटर्स ऑफ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज कंडक्टेड बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। ये जो रेगुलेटरी बॉडीज है ये किसके अंडर कंट्रोल की जाती है, ये की जाती है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत। इनिशियली पास्ड एज द बैंकिंग कंपनी एक्ट, इसका पहला जो नाम था वो क्या था, बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949, लेकिन इसका नाम फिर चेंज किया गया। इट नेम वॉज चेंज फ्रॉम बैंकिंग कंपनीज एक्ट टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑन 1 मार्च 1966। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बता दूं कि जो फाइनेंस मैनेजमेंट में इसमें ऑब्जेक्टिव भी आता है और डिस्क्रिप्टिव भी आता है, तो इसलिए ये याद रखने की बात है कि ये जो रेगुलेशन एक्ट का नाम चेंज हुआ था ये हुआ था 1 मार्च 1966 को, ठीक है। द एक्ट केम, और ये क्योंकि जो एक्ट बना था ये तो बन गया था 1949 में, लेकिन ये वर्क में कब आया, इट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 16 मार्च 1949। ये भी एक वो है क्योंकि जब तक एक्ट बनता है और उसको इफेक्ट में आने में बहुत डिफरेंट होता है कि एक्ट बन गया और वो वर्क में आ गए, इन दोनों में बहुत ज़्यादा चेंजेस होता है, ठीक है। अब ये इसकी नीड क्यों पड़ी, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर एंड अदर पार्टी 5 रेगुलेटरी बॉडीज आर कंडक्टेड फॉर 5 डिफरेंट सेक्टर्स, ठीक है, बैंकिंग, फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, इंश्योरेंस, पेंशन एंड कमोडिटी मार्केट, ये मैंने बात कर दी है, ठीक है। अब जो ये 5 बॉडीज थी इसमें इनको 2 तरीके से डिवाइड किया गया है, ठीक है। इनको पहली बात डिवाइड किया गया स्टैच्यूटरी बॉडीज। स्टैच्यूटरी बॉडीज क्या होती है, जिनको पास करने के लिए गवर्नमेंट एक प्रॉपर एक्ट बनाया जाता है, मतलब प्रॉपर एक्ट, मतलब जैसे जब ये विधानसभा से, मतलब जब पार्लियामेंट इनको एक एक्ट बना के घोषित करता है, बिना एक्ट के ये वर्क में नहीं आ सकते हैं, ठीक है। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये आरबीआई एक्ट 1934 के जब ये एक्ट लागू हुआ तब जाके ये वर्क में आया, ठीक है। दूसरा है SEBI, सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1932। ये जो है ये वर्क में आया सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के जरिए। हर उसमें एक्ट लिखा हुआ है, ये बहुत ज़रूरी है कि इसमें एक्ट को आप याद रखें कि कौन से एक्ट कौन सी ईयर में आया था, ठीक है। ये तीसरा है IRDA जो होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये क्योंकि ये मैंने ऐसे लिखा है कि इसके बाद एक्ट डाल के लिखा है, लेकिन ये इस एक्ट के का ईयर है और
इसके बाद हम करेंगे नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी। नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी मतलब जिनको गवर्नमेंट ने बनाया, तो गवर्नमेंट ने बनाया तो उनमें कोई मतलब एक स्पेसिफिक आप कह सकते हैं एक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। हालांकि इनमें एक्ट होते हैं लेकिन इतनी ज़्यादा डेफिनेशन उनकी बनती नहीं है, ठीक है। इनमें से पहला है PERDA, ये होता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। ये पेंशन फंड है और ये गवर्नमेंट ही, क्योंकि गवर्नमेंट का है, क्योंकि गवर्नमेंट ही पैसे काटती है, फिर उसके बाद वो जिन्होंने की भी पेंशन है उनको देती है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ही का है। दूसरा जो है FMC, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन, और ये किसके अंडर द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1952, ये इस एक्ट के जरिए वर्क में आया। क्योंकि इनमें इतना एक्ट का कुछ रूल होता नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि कौन सा एक्ट कब आया, ठीक है। अब बात कर लें कि इन सब की, तो दोस्तों ये जो डिफरेंट सेक्टर है RBI, SSB, IRDA और ये जो हमारा PFRDA पेंशन फंड और ये FMC, ये दोस्तों मैं बाकी के आगे के लेक्चर्स में कंप्लीट वीडियो डालूंगा कि क्योंकि हर एक चीज़ को आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। RBI को भी इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या क्या चैलेंजेस है जो RBI फेस करती है और क्या क्या चेंजेस इसमें किए जा सकते हैं जिससे कि RBI जो है का जो फंक्शनिंग है वो स्मूथली किया जाए। वैसे ही SEBI का भी अलग अलग है। इन सब की मैं अलग अलग वीडियो डालूंगा और जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। उसके बाद देखो क्वासी रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस, ये क्या होते हैं? ये इंस्टीट्यूशन होते हैं, क्वासी रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन आर गवर्नमेंट बॉडीज विच कैरी आउट रेगुलेटरी फंक्शंस ऑन स्पेसिफिक सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक। स्पेसिफिक सेक्टर ऑफ इकोनॉमी लिखा है, ठीक है। इकोनॉमिक मतलब जैसे जिससे लोगों को रोजगार मिल रहा है, ठीक है। सम ऑफ द क्वासी रेगुलेटरी बॉडीज आर NABARD, this is National Bank for Agriculture and Rural Development. It is an apex body for overseeing the agricultural finance and rural development in India. ये किस लिए है? एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड रूरल डेवलपमेंट होता है इंडिया में, इसको बढ़ाने के लिए, इसको पॉपुलर करने के लिए या इसको प्रमोट करने के लिए ये NABARD बैंक बनाया जाता है, जो कि फार्मर को हेल्प करता है। जैसे उनको पैसा दिलाने के लिए कॉमर्शियल बैंक से, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से, रीजनल रूरल बैंक से एंड स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक से फॉर वेरियस एग्रीकल्चर एंड लाइट एक्टिविटीज़। इन सब एक्टिविटीज़ के लिए लाइक इरीगेशन, प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर, लैंड डेवलपमेंट, इन सब के लिए मतलब फार्मर्स के लिए NABARD बैंक बनाया गया है, जो कि इनको हर बार मदद करता है। ये स्पेशल बनाया गया है इनको हेल्प करने के लिए। ये अपने बैंक, ये जो पैसे जमा करते हैं वो इसमें करते हैं, इसमें इनको थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। दूसरा है NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक नेशनल हाउसिंग बैंक इज़ अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जो है कंप्लीटली अंडर है RBI के, ठीक है, जो NHB है। इट इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल एजेंसी टू प्रमोट हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एट द रीजनल एंड लोकल लेवल एट द एंड टू प्रोवाइड फाइनेंस एंड अदर, ठीक है। ये किस लिए है? ये इसलिए है कि टू प्रोमोट, इट इज़ द प्रिंसिपल एजेंसी टू प्रोमोट हाउसिंग फाइनेंस। जो हाउसिंग मतलब जो जैसे कोई लोन लेता है तो उसको प्रमोट करने के लिए, जैसे आप लोन लोगे तो वो RBI ही आपको लोन देगी, क्योंकि आपको पता होगा कि RBI का जो फंक्शन है बैंकर्स बैंक, मतलब आप किसी भी बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक RBI से लोन लेता है। ऐसा नहीं होता कि आपने बैंक से लोन लिया और वो बस बैंक तक सीमित है, बैंक लोन लेता है RBI से। तो मतलब कहा जाए तो RBI हर बैंक को रन करता है, इसलिए उसे बैंकर्स बैंक भी कहा जाता है, ठीक है। और इसके बाद है SIBDI, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश आफ्टर टेकिंग ओवर IDBI फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। It is the principal institution in the country for promotion, financing and development of industries in the tiny and small scale sector. ये इसलिए है क्योंकि ये जो प्रमोट करता है वो करता है स्मॉल स्केल सेक्टर्स, स्मॉल स्केल जो फाइनेंसिंग होती है, जो बिजनेसेस होता है उनको प्रमोट करने के लिए। इट अंडरटेक्स बोथ फाइनेंसिंग एक्टिविटी एज वेल एज प्रोमोशनल एक्टिविटीज़। ये मतलब फाइनेंसिंग भी, जैसे किसी को लोन वोन या कुछ भी फाइनेंस करवाना हो, और प्रमोशन भी करवाता है। ये अपने लेवल पे जो छोटे मोटे सेक्टर होते हैं उनको हेल्प करता है कि आप आगे आओ और उनको हेल्प करें फाइनेंस
ऑफिशियली, ठीक है। एग्जिम बैंक ये होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया वॉज सेटअप फॉर द पर्पज ऑफ फाइनेंसिंग फैसिलिटेटिंग एंड प्रमोटिंग द फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। ये किस लिए बनाया गया है? फॉर इंडिया के जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करता है उनको फैसिलिटेट करने के लिए। जैसे बाहर का सामान इंडिया में आता है या इंडिया का सामान भारत जाता है, तो इस फैसिलिट को मतलब एक सेपरेट बैंक बनाया गया है जिसमें ये सब नोट होता है, जिसमें सब करेंसी जो मतलब जैसे इंडियन करेंसी चेंज होती है, और जब इंडिया से सामान जाता है तो इंडिया में जो करेंसी आती है उसको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करके इंडियन करेंसी में बदलना, ये सब एग्जिम बैंक का काम होता है। कोऑर्डिनेटिंग द वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड इंगेज इन फाइनेंसिंग एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, इट आल्सो renders various advisory services to exporters and other entities connect with the foreign trade। ये जो एक्सपोर्टर्स होता है उनको भी हेल्प करता है, जैसे कोई भी दिक्कत आ गई और फॉरेन ट्रेड से लेकर कोई भी समस्या हो गई, ये उन्हें डील करता है और अच्छे से ये जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है इसको स्मूथली रन करने में मदद करता है, ठीक है। दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये मैंने लिखा नहीं क्योंकि इसकी डेफिनेशन है नहीं, इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है नहीं, और ये मैं आगे बताऊंगा कि जो आगे के लेक्चर्स में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट ट्रेड अफेयर्स के बारे में, क्योंकि जो आगे के लेक्चर होंगे उनमें इसकी आपको इन डेप्थ नॉलेज मिल जाएगी। जैसे ये है, ये सब है, तो इनकी एक प्रॉपर डेफिनेशन थी, ये कहाँ यूज़ होते हैं, लेकिन ये एक मेजरमेंट टाइप का सेक्टर है कि इसमें इसके अंदर बहुत सारी कौन कौन सी आएगी, कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर आएंगी, कौन कौन सी सेक्टर इसके अंदर आएंगी, तो उसके लिए आगे के लेक्चर्स पढ़ने पड़ेंगे। इसलिए मैंने ये पेज छोड़ा है इसमें, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा आएगा नॉलेज, और इसीलिए ये सब छोड़ रखा है। और बात करें तो फ़िलहाल हम ये देख लो कि जो फाइनेंस मैनेजमेंट होता है ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं ज़रा ज़रा करके भी, जैसे मैंने किया है आज रेगुलेटरी बैंक्स का, ठीक है, और ये क्वासी रेगुलेटरी सेक्टर्स का ये सब, और आप देख सकते हैं ये भी, ठीक है। तो आप अगर ज़रा ज़रा करके भी ये पढ़ते हैं तो मैं कहता हूँ कि फाइनेंस एंड मैनेजमेंट को बहुत ही अच्छे से पढ़िए, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और जो अगर आपके जैसे इकोनॉमिक एंड सोशल इशू है और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, अगर आपके इसमें कम भी आ गए, तो अगर आपके मैनेजमेंट फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में आपने अच्छा स्कोर कराया है तो आप एक ओवरऑल कट ऑफ जो होती है वो क्लियर कर सकते हैं। और जो फाइनेंस मैनेजमेंट है इसमें बच्चों ने बहुत ज़्यादा मार्क्स लाए हैं। किसी बच्चों ने तो इसमें 85 मार्क्स लेके आए हैं, और बाकी सब्जेक्ट का इतना नहीं है कि कोई 85 तक गया हो, लेकिन फाइनेंस मैनेजमेंट में बहुत बच्चे गए हैं 85 तक लेकर। तो इसलिए अगर आप इसमें 80 का टारगेट बनाते हैं तो आप, क्योंकि जितना आप इसमें स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट का देखो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ जैसे मोटिवेशन हो गया, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गई, ये सब मैनेजमेंट में आता है। जैसे मैस्लो थ्योरी बहुत सारी, उसमें हर तरह की थ्योरीज है और बहुत ज़्यादा इजी है। मैं आपको कह रहा हूँ कि मैनेजमेंट अगर आपने एक महीने से भी ढंग से कर लिया तो आप अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। आपको बस क्या करना है कि जो बार बार उसको पढ़ना है। बार बार पढ़ने से क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपको पता चलेगा कि कौन सा किसने, क्योंकि ज़्यादा मेन इसमें ये है कि कौन सी थ्योरी किसने दी है, कौन से ईयर में दी है, क्या वो उसका बेनिफिट है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, है ना। तो इसलिए मैंने फाइनेंस मैनेजमेंट पहले चुना है, ताकि ये अगर हो गया तो, क्योंकि इसको अगर आप बार बार रिवाइज़ करते हैं, बार बार पढ़ते हैं इसको, तो इससे आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इससे अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो आप जैसे क्योंकि जैसे ओवरऑल कट ऑफ है, तो ओवरऑल कट ऑफ में अगर आप, क्योंकि एवरेज ये है कि 230 नंबर लाने पड़ते हैं 375 में से, क्योंकि ओवरऑल कट ऑफ आपको पता है पेपर का लेवल क्या है। और आप ऐसा मत समझिए कि इसमें भी रैंक 1 मतलब 99% नहीं आते हैं। और जो हमारा जो इंटरव्यू होता है उसमें आप 30 से 35 नंबर ही जोड़ के मानिए, क्योंकि इंटरव्यू में ज़्यादा स्कोर करना का कोई ला सकता है, लेकिन उसको भी गारंटी नहीं है कि हम ला पाएंगे, क्योंकि आप एक एवरेज मान के चलिए कि 30-35 नंबर आप इंटरव्यू में लगा लीजिए। और अगर आपके ईएसआई में और जो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा हार्ड है, उसमें भी जो हमने कट ऑफ देखी थी जो हर साल, तो उसमें
55 से ऊपर बहुत कम बार स्कोर गया है, तो आप लगा सकते हैं कि 55 कितना कम होता है। और ये यही फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की बात करें तो 80-85 भी बच्चों ने स्कोर करा है। तो मेरी यही सलाह होगी कि आप फालतू रैंक 1 के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि रैंक 1 तो आने से कुछ फ़ायदा होता नहीं है। आप बस ऐसा करें कि आप अटके ना और आपका जो है ये अच्छे से हो जाए। तो इसके लिए जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जहाँ आप स्कोर कर सकते हैं वहाँ अच्छे से तैयारी करिए और अच्छे से स्कोर करिए। और बाकी जहाँ एवरेज, क्योंकि आपको कोई तो सब्जेक्ट ऐसा करना पड़ेगा कि जहाँ आप अच्छे से मार्क्स ला के आएँ, और जो आपका जो बाकी जिनमें कम सब स्कोर भी है वो भी कवर अप हो जाए। तो इसीलिए आपको फाइनेंस मैनेजमेंट में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं जहाँ कोचिंग ऑफलाइन कोचिंग करता हूँ, वहाँ भी मैं अपने जो जिन बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ उनको भी मैं बार बार कहता हूँ कि आप फाइनेंस मैनेजमेंट अच्छे से करिए, क्योंकि बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है और बहुत ज़्यादा मार्क्स लेके आते हैं। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश तो जो हमारे इंस्टीट्यूट के अच्छे बच्चे भी हैं वो भी 45 60 45 50 तक ही ला पाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता नहीं है कि उसमें कोई 80 तक स्कोर कर सकता है, लेकिन इसमें हो सकता है। तो आप करिए, और मैं ऐसे ही अब लेक्चर डालता रहूँगा। मेरे दोस्तों ने, मेरे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने कहा कि सर आप यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर डालिए। और अभी तो खैर बोर्ड वगैरह कुछ है नहीं, है ना, क्योंकि अभी स्टार्ट ही कर रहा हूँ, सिंपल फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ। और अगर भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी बोर्ड और स्लाइड में आपको बताऊँगा कि कैसे कैसे होता है, और प्रॉपर नॉलेज से, कि मतलब प्रॉपर तरीके से, क्योंकि आप कॉपी में तो इतना मैं बता नहीं सकता। फिर भी मैंने जितना आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जितना मुझसे हो सकता था उतनी मैंने एक्सप्लेन किया है। और बाकी अगर आपको मेरी मेहनत, अगर लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।